नौकरी मांग रहा है तो उसको लाठी बरसाई जा रही है, किसान अपना हक मांग रहा है तो उनके लिए कीलें बिछाई जा रही है। और कोई विपक्ष की पार्टी का नेता अगर प्रदर्शन कर रहा है, चाइना देश के अंदर घुस रहा है तो चाइना की हिम्मत नहीं होगी। आज 150 किलोमीटर चाइना हमारे अंदर है। वो इसीलिए है क्योंकि हिंदुस्तान में हमें बांट रखा है योगी जी और मोदी जी ने। जमुना जो तहजीब, जिस तहजीब के जब हिंदू और मुसलमान ने एक थाली में खाना खाया था। आरएसएस के जितने भी संस्थापक थे हमेशा अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले ये लोग थे। और काले पानी की सजा हुई तो वो दामोदर सावरकर जो थे उन्होंने वहाँ से 3 बार माफीनामा अंग्रेजी हुकूमत को लिख के दिया। दलितों ये हिंदुस्तान तुम्हारा है, दलितों ये हिंदुस्तान तुम्हारा है, पिछड़ों ये हिंदुस्तान तुम्हारा है। 15% लोग इस हिंदुस्तान को नेस्त नाबूद करने पर तुले हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं रंजय कुमार। पूजा स्थल कानून को लेकर जिस प्रकार से अभी देश में बहस छुड़ी हुई है उसको लेकर ही आज चर्चा और परिचर्चा हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या वो सोचते हैं पूजा स्थल कानून को लेकर। अभी कुछ दिन पहले संभल में मस्जिद के सर्वे हुए और उस सर्वे में हिंसा भड़क उठी और उसके बाद 5-6 लोगों की जान चली गई। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का दौर शुरू हुआ और इस कानून को लेकर जो कि 1991 में बना था उसको लेकर फिर से जो है माहौल गर्म है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं उसी कानून पे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मैं आरिफ सिद्दीकी, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस सहारनपुर। तो सर, अब तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हो गई और इस बात को भी कहा गया कि अब कोई याचिका किसी मस्जिद के सर्वे के लिए नहीं स्वीकार की जाए कि आपसी झगड़ों के 22 तीरगी में खो गए, आपसी झगड़ों के 22 तीरगी में खो गए थे कभी शाहीन जो आज करगस हो गए। और हाथ में जुम्बिश नहीं और जुबा खामोश, कौम के सालार यार अब थक गए या सो गए। आज ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए है तो वहीं पर प्रश्न चिन्ह ये भी है कि देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बढ़ गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर है, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर है। और सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। आज मुसलमान को चिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों पार्टियां हैं, लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी सीधा प्रहार मुसलमानों के ऊपर चोट करने का काम कर रही है तो आज आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर देख रहे होंगे कि इसकी आवाज़ भी कांग्रेस पार्टी उठाने का काम कर रही है। अभी आपने अंदर सुना होगा चेयरमैन साहब की बात कि बहुत सारे लोग आए सोनिया गांधी जी के पास कि आप सी और एनआरसी का समर्थन मत करना और कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन सोनिया गांधी जी ने उन लोगों को ये बात कह करके नकार दिया कि ये मुसलमान कांग्रेस पार्टी के भरोसे, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के भरोसे हिंदुस्तान के अंदर रुका था। हमें करोड़ों वोटों का नुकसान हो जाए होता हो, लेकिन हम लोग मुसलमानों की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाने का काम करेंगे। प्रियंका गांधी जी ने लखनऊ के अंदर और दिल्ली के अंदर मौन व्रत रखा गांधीवादी तरीके के साथ, और वहीं पर हमारे अमित शाह गृह मंत्री जी कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, काश इतना नाम भगवान का जप लेते तो स्वर्ग मिल जाता। आप मुझे ये बताइए, दलित साथी तो बाबा साहेब को भगवान का ही रूप मानता है और संविधान उनके लिए और हमारे लिए एक पाक ग्रंथ है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ये मेरे दलित साथियों के ऊपर चोट नहीं है कि आप जो है आप उनको ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि काश इतना भगवान का, जो समाज बाबा साहेब को भगवान की उपाधि देता हो, या आप ये बताइए बाबा साहेब का नाम लेने से हम लोगों को नरक मिल जाएगा क्या? अगर हिंदुस्तान के अंदर आप और मैं खुल करके सांस ले रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर इतनी जुल्मत वाली सरकार जो कभी मस्जिद के नाम पर, जो कभी वफ़ के नाम पर, जो खुद योजना को चलाने का काम कर रही है, अगर आज भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम कर रहे हैं, सड़कों तक प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भी बाबा साहब का संविधान हिंदुस्तान के अंदर जिंदा है। और वो इसलिए जिंदा है, अगर ये 400 पार हो जाते हैं, जिन्होंने समानता के शब्द को हटाने का काम किया,
जो कहते थे कि अगर 400 सीटें ला करके दे दी तो हम संविधान को बदलने का काम कर देंगे। इसीलिए हिंदुस्तान की जनता ने इन्हें 240 पर रोकने का काम कर दिया। आप कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सत्ता पक्ष कह रहा है कि आज तक जो संविधान में संशोधन हुए सबसे ज़्यादा तो वो कांग्रेस ने किए हैं। ऊपर से आपातकाल लगाया तो संविधान का हनन, आरक्षण का नुकसान, ये सब कांग्रेस के मत्थे है। हम तो दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, माइनॉरिटीज़ को, सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के अंदर कभी विचारों को मारा गया? कांग्रेस पार्टी के अंदर कभी आपने देखा कि मुसलमानों को गालियां दी जा रही है, खोदो योजना चलाई जा रही है? आपने कभी देखा कि जब युवा नौकरी मांग रहा है तो उसको लाठी बरसाई जा रही है? किसान अपना हक मांग रहा है तो उनके लिए कीलें बिछाई जा रही है? और कोई विपक्ष की पार्टी का नेता अगर प्रदर्शन कर रहा है तो उनके लिए कीलें बिछाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर, जो लखनऊ तमीज़ और तहजीब का शहर जाना जाता था, जिस लखनऊ के अंदर अगर गुस्सा भी आता है या जिस लखनऊ के अंदर ट्रेन आ जाती है, उस लखनऊ के अंदर कहा जाता था कि पहले आप। उस लखनऊ के अंदर योगी जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कीले बिछाने का काम किया है। अच्छा, आज तो आप लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने ही उनको 2 चुनाव हरवाए और हिंदू कोड बिल के नाम जब पास नहीं हो पाया तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये सारा दोष कांग्रेस के नाम पे ही है। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी इतने बड़े दिल की पार्टी है कि राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर ही गलती को माना है, जो पिछले हो चुका। और हजरत अली का कौल है, माजी को दोहराने वाला बेवकूफ़ होता है, जो वर्तमान के अंदर जीता है बस वही होशियार होता है। आज वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी ने हिटलर शाही बना रखी है हिंदुस्तान के अंदर। वही विचारधारा चल रही है, भाई को भाई से लड़ाना, फूट डालो राज करो नीति वाला मामला चल रहा है। और मैं दिल्ली के अंदर यहाँ पर आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अब ये 240 तक आए थे, आने वाले 2029 में ये लोग 40 पर भी नहीं रहेंगे। चलिए ठीक, समझे सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से अब न्यायपालिका के लोग जाकर ये कमेंट कर रहे हैं, ये टिप्पणी कर रहे हैं कि बहुसंख्यक जनता के हिसाब से देश चलेगा, कानून चलेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हकीम ज़फ़र महमूद, ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का ज़िला अध्यक्ष हूँ। आपने जो सवाल किया है बड़ा अच्छा सवाल है। आप देख रहे हैं आरएसएस और भाजपा की जो मंशा थी आज़ादी के बाद से कि जितने भी मुल्क के अंदर संसाधन हैं सब जगह आरएसएस के लोग बिठा दिए जाएं, वो उस मंशा में अब कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जुडिशरी में, कार्यपालिका में, विधायिका में, हर जगह अपने लोग बिठा दिए और जो लोग बैठ गए, जो जज बन गए, उनको एक झुंझुना दे देते हैं, वो राजनीतिक झुंझुना कि आप जैसे ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे, मुसलमानों के खिलाफ जो भी असंवैधानिक बात करेंगे, संविधान को कमज़ोर करने की जो भी बात आप करेंगे तो आपको उसका इनाम दे दिया जाएगा। वो उसको उसका पारितोषिक दे देते हैं, किसी को राज्यसभा का मेंबर बना देते हैं, किसी को एमएलए का टिकट दे देते हैं, किसी को एमपी का टिकट दे देते हैं। तो ये चल रहा है मुल्क के अंदर। एक देश एक चुनाव से क्या समस्या है? उसमें देखिए खर्चा बचेगा, विकास कार्यों में तेजी आएगी, सरकार इतना सब कुछ कह रही है, समय बचेगा। नहीं, बल्कि एक व्यक्ति और एक पार्टी, उनका मंशा ये है। उनका मंशा ये नहीं है कि एक देश एक चुनाव, उनका मंशा ये है एक पार्टी और एक व्यक्ति। वो ये चाहते हैं, वो ये लागू करना चाहते हैं। एक देश एक पार्टी नहीं है, उनकी मंशा सही नहीं है इसमें। अब तक ईवीएम के ज़रिए से, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, आप पत्रकार हैं, मेरे से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सारे लोगों से आपका वास्ता पड़ता है। जो कुछ अब तक ये चुनाव हो रहे हैं और हुए हैं जहाँ भी कहीं, वहाँ कितनी खराबियाँ सामने आ रही हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि साहब एक गांव था। एक सवाल है, आप यूपी से हैं? जी, यूपी से आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। जी। अभी लोकसभा के चुनाव हुए, अखिलेश यादव इतनी सीटें लेकर आए हैं, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं थी? नहीं, अखिलेश यादव नहीं लेके आया है, वो तो इंडिया गठबंधन लेके आया। ठीक है, इंडिया गठबंधन लेके आया, इंडिया तो गठबंधन ईवीएम खराब नहीं थी? हाँ, मैं बताऊंगा आपको उसके कारण। वहाँ उनकी वो बात चल नहीं पाई। पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट जीते हैं हाँ, इंडिया गठबंधन में। वो चल नहीं पाई उनकी वहाँ वो बात। जो अधिकारी थे वहाँ पर, जो उन्होंने लगाए थे, वो उनके फेल हो गए। प्रशासन जो ने उनको पूरा साथ नहीं दिया। अगर उनका पूरा साथ देते तो वो 80 के 80 जीतते। तो मतलब अगर कहीं जीत रहे हैं तो प्रशासन के कारण? ये बात नहीं है सबका। प्रशासन, हाँ, प्रशासन जीता रहा, प्रशासन में भी तो उन्हीं के लोग हैं। आज जो स्थिति है यूपी में जो भी अल्पसंख्यक के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ बोलेगा उसको इनाम दिया जाएगा। जो भी मुसलमान के खिलाफ बोलेगा उसको इनाम दिया जाएगा। ये सरकार की मंशा है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो कोई जुडिशरी का जज हो, जो उनकी बात समझ लेता है उसको इनाम मिल जाता है।
अगर मतलब मुसलमानों के खिलाफ कोई कोई गैर आपराधिक काम कर रहा है तो क्या उनको सजा नहीं हो रही है? किनको? अगर कोई भी व्यक्ति अगर यूपी में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाता है तो उसको सजा नहीं होगी, आप ये कहना चाहते हैं? कितने मॉब लिंचिंग हुए हैं, कितनों को सजा हुई है? यूपी में कितने मुसलमानों को मारा जाता है? कहीं किसी एक आदमी की सजा बताइए कि फला आदमी को जुडिशरी में गए, फला जज ने उसको सजा दे दी। आज तक तो हुई नहीं, अभी तक तो कोई केस ऐसा आया नहीं भाई साहब। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात की, और भी लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से अभी एक भाई साहब कह रहे थे, बातचीत कर रहे थे हम उनसे, तो उन्होंने कहा कि जो मुसलमान भी बट गया है ये, तो योगी साहब कह तो रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो, वो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहना चाहिए। तो आप लोग उस नारे पे थोड़ा एतराज जता रहे हैं, क्या कारण? देखिएगा, उसको समझने की, मैं तो उस नारे पर समझने की बात करूंगा कि इन देश को हिंदुस्तानी रहना चाहिए। अगर हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले आवाम इंसानियत के अंदर, इंसानियत से हटकर जाति और धर्म के आधार पर बटेगी तो केवल हिंदुस्तान को नुकसान होगा। इसीलिए उस नारे को मैं तो उस नज़र से देखूंगा कि उस नारे के अंदर हिंदुस्तान के रहने वाले हर आवाम को इंसानियत के नाम पर बटना नहीं चाहिए, केवल इंसानियत ही की बात रखनी चाहिए, ना कि किसी धर्म के आधार पर और ना किसी जाति के आधार पर बटना नहीं चाहिए। उन्हें एक रहना चाहिए, क्योंकि जब हम एक रहेंगे तो आज देख रहे होंगे चाइना देश के अंदर घुस रहा है, तो चाइना की हिम्मत नहीं होगी। आज 150 किलोमीटर चाइना हमारे अंदर है। वो इसीलिए है क्योंकि हिंदुस्तान में हमें बांट रखा है योगी जी और मोदी जी ने। हम उनसे अब वो जो ये बात कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो जनता को उनकी बात का संदेश लेना चाहिए कि अब देश के अंदर इंसानियत के नाम पर रहना होगा, भाईचारे पर रहना होगा। गंगा जमुना जो तहजीब, जिस तहजीब के जब हिंदू और मुसलमान ने एक थाली में खाना खाया था 1947 के अंदर और देश आज़ाद हुआ था, तो उसी बात पर हुआ था। आज फिर वही आपको वक्त लाना होगा और वही हमें पुराना जो भारत था हमारा, उसी भारत के अंदर हमें लौटना होगा, तो ही जाकर कम से कम हिंदुस्तान बचेगा। चलिए ठीक है सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अंबेडकर साहब इस देश में फैशन है? कुछ नाम लेना फैशन बना दिया गया इस देश में? देखिए, आज वक्त की त्रासदी और विडंबना ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले, हिंदुस्तान के मुजाहिदीन आज़ादी की मुखबिरी करने वाले आज हिंदुस्तान पर ताजदारी कर रहे हैं। सबसे बड़े तो ये हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि अंग्रेज़ों की मुखबिरी करने वाले, अंग्रेज़ों का पक्ष रखने वाले और किसी एक इंसान की भी भारत के आज़ादी के लिए शहादत नहीं देने वाला आरएसएस और उसका अनुयायी संगठन भारतीय जनता पार्टी आज जो वातावरण फिर से पैदा कर रहा है वो ये कर रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जो राष्ट्र के लिए उनका योगदान है उसको कम करने की कोशिश हंसकर, मजाक करके डॉक्टर साहब के नाम को लेकर की गई है। इससे ये जाहिर होता है कि हिंदुस्तान के उस क्लास को कि जो हमेशा अंग्रेज़ों की मुखबिरी किया करता था, अंग्रेज़ों के साबित है कि इनके तो चाहे गुरु गोलवरकर हों, चाहे वो भैया जी दाणी हों, चाहे वो कोई भी हों, आरएसएस के जितने भी संस्थापक थे, हमेशा अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले ये लोग थे। और काले पानी की सज़ा हुई तो वो दामोदर सावरकर जो थे उन्होंने वहाँ से 3 बार माफ़ीनामा अंग्रेज़ी हुकूमत को लिख के दिया। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विडंबना और त्रासदी ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी को पारा पारा कर देने वाले, खंड खंड कर देने वाले, आज़ादी की तहरीक को नैस्त नाबूद कर देने वालों की सोच हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है। और एक उस महान शख्स के लिए कि जिसने हिंदुस्तान के कानून को लिखा और कानून की अंदर उन व्यवस्थाओं को मौजूद करने की कोशिश की कि जिन व्यवस्थाओं की वजह से दलित समाज, मुस्लिम समाज और हिंदुस्तान का हर समाज सुरक्षित है, उस समाज के उस महानतम नेता के लिए अगर ये अभद्रता की बात करेंगे तो इसी तरह से सेकुलर हिंदुस्तानी जगह जगह इसी तरह के आयोजन करेंगे और हिंदुस्तान में ये फिर से अलग जगाने की कोशिश करेंगे कि दलितों ये हिंदुस्तान तुम्हारा है, दलितों ये हिंदुस्तान तुम्हारा है, पिछड़ों ये हिंदुस्तान तुम्हारा है। 15% लोग इस हिंदुस्तान को नेस्त नाबूद करने पर तुले हुए हैं। इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए, बनाने के लिए, सजाने के लिए, सजोने के लिए, संवारने के लिए हर सेकुलर हिंदुस्तानी को आगे आना होगा और उसके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झंडा है।
अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ी अलामत हिंदुस्तान की क्या है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं दिल्ली की सरजमीन से ये कहना चाहूँगा कि दलित और मुसलमानों में हल्के हल्के आरएसएस ने विभाजन करने की कोशिश की है। दलित और मुसलमान फिर से एक प्लेटफार्म पर आएँ, इस हिंदुस्तान की दिशा भी बदलें और दशा भी बदलें। सर, अभी बातचीत के दौरान आपने कहा कि 15% लोग जो है देश की हुकूमत कर रहे हैं, तो जातीय जनगणना तो हुई नहीं है, तो ऐसा आपके पास ये आंकड़ा कहाँ से है? देखिए, जातीय जनगणना इसीलिए तो हम कराने की मांग करते हैं कि जिससे ये साबित हो जाए कि ये 15% से भी नीचे हैं। ये तो अनुमान है कि 15% हैं ये लोग, लेकिन जिस दिन जातीय जनगणना हो गई तो उस दिन ये पता चलेगा कि मनुस्मृति को लागू कर देने वाले लोग 15% से भी कम हैं। और ये याद रखना, जब अगर हिंदुस्तान का दलित और मुसलमान एक जगह इकट्ठा होकर दो हाथ दो बाजू बन गया तो हिंदुस्तान की सुरक्षा को फिर कोई खतरा नहीं होगा। सर, हमने पूजा स्थल कानून से अपनी चर्चा शुरू की थी, अब तो कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि कोई याचिका दाखिल नहीं होगी, तो फिर अब क्यों? अब तो सब कुछ मसला शांत हो गया। आई थिंक, क्या कहना चाहेंगे आप? कोर्ट ने ये कहा है कोई याचिका दाखिल नहीं होगी, स्वीकार भी नहीं की जाएगी। स्वीकार भी नहीं की जाएगी, लेकिन कोर्ट को इस पर भी उन न्यायपालिकाओं के जजों को सजाएं देना चाहिए कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े आदेश जो 1991 का वर्शिप एक्ट है उसकी अवमानना की है। उन जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है, ये भी सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा। मोइन हसन जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मोइन हसन साहब, और किस प्रकार से बता रहे हैं कि देश में जो है लगातार काम और शिक्षा को लेकर बातचीत नहीं हो रही है। मस्जिदों पे सर्वे हो रहे हैं, जातीय जनगणना का वो समर्थन करते हैं, और पूजा स्थल कानून से जिस प्रकार से छेड़छाड़ हुई उसको लेकर ये बात करते हैं। क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।